बेसिकली हमारे टॉपिक का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम एक शब्द को समझते हैं, दैट इज क्वांटिटी। स्पेशली व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये दुनिया बहुत सारी ये दुनिया बेसिकली दो चीजों से बनी हुई है, एक मटेरियल और दूसरा एनर्जी, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी जो चीज हमको दिख रही है, जिनके पास मास होता है, जिनके पास मोमेंटम होता है, जो जाकर किसी से टकराएं और उस पर फोर्स लगाएं, उसको हम बोलते हैं मैटर। एनर्जी रेडिएशन, जो कि सन से हमारे पास धूप आती है, हीट आती है, दैट इज रेडिएशन। इस तरह से हमने देखा है कि इस दुनिया में या तो कोई चीज रेडिएशन होती है या मटेरियल होती है। लाइट क्या चीज है बताइए? रेडिएशन, करेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें क्या है? मटेरियल, इनके पास पार्टिकल होते हैं। ओके, कोई भी चीज पार्टिकल हो या रेडिएशन हो, उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एवरीथिंग हैज ए प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी को हम कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे मैंने एक ये चीज ली, उसके बाद एक ये चीज ली, मैंने देखा इन दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है? तो ये इतना है, ये दोनों हाथ के बीच, और ये इतना ज्यादा है। इसको जब लेता हूं तो ये और ज्यादा है। ये वाली प्रॉपर्टी, ये किसी मटेरियल में इतनी है, किसी में इतनी है, किसी में इतनी है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं एक नाम देना चाहता हूं, ताकि मैं ये बोलूं कि इसमें ये कम है और इसमें ये ज्यादा है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दिया। आप सब जानते हैं इस गुण का, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? लेंथ। एक की लेंथ कम, दूसरे की लेंथ ज्यादा, तीसरे की लेंथ और ज्यादा, ये एक प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद हमने मटेरियल की और प्रॉपर्टी देखी, ताकि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सके, कन्वे कर सके। इसको ऐसे रख के देखा ये, और इसको ऐसे रख के देखा ये, तो इन दोनों की एक प्रॉपर्टी अलग है। ये मुझे कम दबाता है और ये बहुत ज्यादा दबाता है। इस प्रॉपर्टी का मैं नाम रख देता हूं, और हम लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का ये नाम रहेगा। तो हमने इसका नाम रखा मास। क्या नाम रखा? मास। ओके, अब हम लोग ये बात करने लगे कि अरे इसका मास तो बहुत कम है, इसका मास ज्यादा है, किसी और चीज का मास और ज्यादा है। तो इस तरह से हमने नाम किसके रखे? प्रॉपर्टीज। तो एक नाम हमने क्या रखा? लेंथ। लेंथ। एक और नाम हमने क्या रखा? मास। इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज के नाम रखते गए। अच्छा, फिर एक आदमी से हम मिले, हमको बहुत खुशी हुई। दूसरे से मिले और ज्यादा खुशी हुई। कितनी ज्यादा खुशी हुई अब हम उसको बता नहीं पाते कि कितनी ज्यादा खुशी हुई। एक लड़के पर पिताजी नाराज हुए, गुस्सा हुए, दूसरे लड़के पे और ज्यादा नाराज हुए। कितने नाराज हुए नहीं नाप पाते। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी, ये लेंथ। लेंथ का हमने एक नाप बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया कि इतनी लेंथ होगी तो हम उसको 1 फुट कहेंगे, और अगर इससे डबल हो गई तो 2 फुट
कहेंगे, 3 गुना हो गए तो 3 फुट कहेंगे, इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन किसी की खुशी है, किसी का गुस्सा है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो चीज हमने बनाई क्वांटिटी, जो कि नाम है, ये क्वांटिटी दो तरह की हो गई, एक जिसको नापा जा सकता है और एक जिसको नहीं नापा जा सकता है। तो जिसको नापा जाएगा, जिसको किसी से कंपेयर कर लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में काम आने वाली क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अदरवाइज क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुई। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इसको हम अब वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a material or radiation or material or energy which can be measured. Which can be measured. So, physical quantity is property or characteristic of a material which can be measured. अब उसके बाद ये जो हम मेजर शब्द यूज करते हैं, ये क्या चीज है? मेजर। तो इसके लिए देखिए, व्हाट इज ए मेजरमेंट? ये जो है प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने अलग अलग देखी। बेसिक हमको हर मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टीज दिखती हैं? लेंथ, मास, ये दो प्रॉपर्टीज दिखती हैं। और भी हमने प्रॉपर्टीज देखी और आगे हमको प्रॉपर्टीज मिलेंगी और इन प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं? वी डू मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे? हमने इसको लिया और हमने बोला कि हम सब मिलकर, पूरी दुनिया के लोग मिलकर आज के बाद इतनी लेंथ को हम बोलेंगे 1 मीटर। इतनी लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 मीटर। अब हम हर चीज की लेंथ को फिक्स करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। जो चीज इससे 4 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पर होगी, इतनी 2, 3, 4, ये, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 4 मीटर। तो ये क्या बना? तो हमारा आंसर है, ये हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया। पहली बार जो हम मेजरमेंट बनाएंगे, व्हाट इज दैट? स्टैंडर्ड मेजरमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटीज को हम इससे कंपेयर करते हैं और जब इससे कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हमको एक नंबर मिलता है, whether that quantity is 3 times, 4 times और 6 times। तो दो चीजें हमने बनाई, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट और उस क्वांटिटी के लिए इसका कितनी बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, तब हम उस क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट और दूसरा कि कितनी बार हमको उस मेजरमेंट को बनाना पड़ता है। ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हमने एक नाम दिया एंड वी विल कॉल इट ए यूनिट। फिर से इस चीज को देखिए, व्हाट इज ए यूनिट? ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट। Unit is a standard measurement. जैसे
हम सब ने मिलकर फैसला किया कि इतनी सी जो लंबाई है लेंथ, इसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे और ऐसे 100 वाले को हम 1 मीटर कहेंगे। तो ये जब हम 1 लगाकर एक नाम रख देते हैं उसको यूनिट कहेंगे। 1 किलोग्राम, 1 मीटर, what are all these? तो आंसर इज all these are units। तो इस तरह से हमने यूनिट्स बनाए। ओके, और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस यूनिट को कितनी बार नापने से एक क्वांटिटी बनी। जैसे इस टेबल की लेंथ, हमको इस टेबल की लेंथ निकालनी है और ये हमारी यूनिट है 1 फुट। अब इस 1 फुट यूनिट को हमने यहां पर रखा 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार। तो हम बोलेंगे कि ये टेबल 3 फीट है, 3 फुट का टेबल है। अब ये 3 फीट में ये 3 फीट क्या है? इसकी लेंथ, और लेंथ क्या है? क्वांटिटी। तो अब देखिए मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 3 फीट। 3 फीट क्या है? लेंथ। लेंथ क्या चीज होती है? लेंथ इज ए क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो फीट क्या चीज होती है? यूनिट। 3 क्या है? मल्टीप्लिकेट। यूनिट को कितनी बार हमने रिपीट किया? नंबर। सो नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, ये हमको क्या देता है? क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बना? क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट। ये फॉर्मूला क्वांटिटी का नोट करिए। क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बना क्वांटिटी का। अब इसमें हम और क्वांटिटीज की तलाश करने लग गए कि हमारे पास कितने आसपास चीजें हैं, हमने कितनी तरह की क्वांटिटी हो सकती हैं, और हर क्वांटिटी के लिए हमने एक यूनिट बनाना शुरू कर दिया। यूनिट हम किस तरह से बनाते हैं? तो यूनिट बनाने के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया कि यूनिट पे कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब हम उसको ठीक से नाप पाएंगे। शुरू में हमने 3 क्वांटिटीज पहले देखी जो कि हर चीज में हुआ करती थी। एक क्वांटिटी थी लेंथ, दूसरी क्वांटिटी थी मास, तीसरी क्वांटिटी जो हमारी सबसे ज्यादा यूज में आती थी, दैट क्वांटिटी वाज टाइम। टाइम का कंसेप्ट शुरू से हमारे साथ रहा है। रोज सुबह सनराइज होता है और फिर फिक्स टाइम के बाद सनराइज होता है, तो हम उसको एक दिन बोलते हैं। उस दिन के हमने 2 हिस्से कर लिए, आधे आधे, आधा में दिन रहता है, आधे में रात रहती है। ओके, उस दिन के हमने 24 पार्ट्स कर लिए और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1 आवर। इस तरह से हमने टाइम को काउंट करना शुरू किया और 1 आवर के और छोटे छोटे टुकड़े किए 1 मिनट, और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए 60 पार्ट्स किए तो 1 सेकंड। इस तरह से हमने बहुत सारे टाइम के यूनिट्स बनाए। मंथ इज ए यूनिट, ईयर इज ए यूनिट, और डे इज ए यूनिट, सेकंड इज ए यूनिट। ये सारे क्या है? ये सब टाइम के यूनिट। इसी तरह से मास के भी यूनिट होते हैं और इसी तरह से लेंथ के भी यूनिट होते हैं। तो यूनिट्स में क्या स्पेशलिटी होती है? तो आंसर है यूनिट्स ऐसा हम सोचकर बनाते हैं जिसे सब लोग अच्छे से समझ सकें, जो हर जगह हमको अच्छे से मिल सके। तो हम सब ने बैठकर, साइंटिस्ट ने बैठकर ये सोचा कि यूनिट हमको कैसे फिक्स करना चाहिए। तो एक अच्छे यूनिट में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे यूनिट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे मास, हमने मास का एक यूनिट बनाया, मान लो मास का यूनिट हमने बनाया 1 टन। टन हम यूज करते हैं, ओके।
लेकिन जब हम सब्जी लेने जाएंगे तो हम सब्जी वाले को नहीं कह सकते कि हमको कितने टन सब्जी चाहिए, तो ये यूनिट प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो यूनिट में ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए कि वो एक अच्छा यूनिट कहला सके। ओके, अब हम इसको फर्स्ट, इट शुड हैव ए प्रैक्टिकल साइज। उसका साइज ऐसा होना चाहिए जो हमको सूटेबल हो, दैट वी विल राइट। ओके, properties of a unit. One, it should have suitable size. Suitable size का क्या मतलब है? हमने एक यूनिट बनानी है मास की, तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा यूज हम कहां करते हैं। शुरू से ही हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा यूज मास का होता है जहां हम रोज सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार में। जितनी सब्जी हम खरीदते हैं, जितनी दाल खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उसका हमने एक ढेर लिया। उस ढेर का हमने जो भी मास था उस मास को एक यूनिट बना दिया और वो यूनिट होता है किलो। किलो यूनिट देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं मोस्टली हम सब्जी वाले को क्या कहते हैं, 1 किलो सब्जी चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, 3 किलो प्याज चाहिए, 2, 4, 5, 6 या हाफ, सबके साथ क्या लगाते हैं, किलो। लेकिन अगर हम अपना यूनिट टन कर लेंगे तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, 0.0005 टन। अगर हम अपना यूनिट ग्राम कर लेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, 4000 ग्राम दीजिए, 3000 ग्राम दीजिए, हर एक के साथ 1000 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपना यूनिट किलो बनाते हैं तो हमको और कुछ साथ में नहीं लगाना, यूनिट सिर्फ से 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो इन सब में किस यूनिट को रखना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, किलो। तो इसलिए पहला गुण क्या होना चाहिए, इट शुड हैव ए सूटेबल साइज। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। should be easily reproducible। ये reproducible का क्या मतलब होता है, ओके, जिसे सब यूज कर सकते। जैसे हमने यूनिट बनाया 1 kg, अब मैं उसको बोलूंगा 1 kg सब्जी दीजिए, तो सब्जी वाला मेरे को बोलेगा कि ये 1 kg क्या होता है। मैं उसे कहूंगा ये मेरे पास 1 kg का बाट है, वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, वो मुझे सब्जी नहीं दे सकता, तो उसके पास भी होना चाहिए, ठीक है। वो जहां से खरीदता है उसके पास भी होना चाहिए, 5वें के पास, 6वें के पास, सबके पास होना चाहिए। तब तो सब समझेंगे 1 kg क्या होगा। और ये कैसे होगा, जब हम उस यूनिट को रिप्रोड्यूस कर सके और लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस कर सके, दैट इज रिप्रोड्यूसिबल। ये गुण होना चाहिए यूनिट में, तभी तो सब हम यूज करेंगे। इसी तरह से हम आगे जाके हमने एक यूनिट बनाया टाइम का, टाइम का एक यूनिट हमने बनाया और ऐसा यूनिट बनाया कि सबको समझ में आ जाए। कैसे, हमने बोला कि टाइम का एक यूनिट होता है 1 डे। एक दिन सनराइज होगा और दूसरे दिन सनराइज होगा, उसके बीच का जो टाइम है दैट वी कॉल 1 डे। अब क्या इस टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। दुनिया का कोई भी आदमी अपने लिए छोटा सा दिन या बड़ा सा दिन नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये
यहां से हमने किसी को फोन करके दूध बोल दिया 1 डे, तो वो भी जानता 1 डे क्या है। तो इट इज अ वेरी इजी रिप्रोड्यूसिबल यूनिट, क्योंकि सब इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और सब इसको जान सकते हैं। दिस इज रिप्रोड्यूसिबल। ओके, replicas of the unit should be available easily. रेप्लिका मतलब उसके दूसरे डुप्लीकेट्स बना के सबके पास वो यूनिट हो जाना चाहिए। जैसे हमने 1 किलो मांस बनाया लोहे के टुकड़े से, तो उसके बाद हमने एक सिस्टम बनाया स्केल का, स्केल तराजू बैलेंस, उसमें एक तरफ अपना टुकड़ा रखा और दूसरी तरफ लोहे के और टुकड़े रखे, उसको बैलेंस कर लिया। अब ये जो दूसरा लोहे का टुकड़ा है उसके ऊपर हमने लिख दिया 1 kg। फिर तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, आसानी से बनाते चले गए। तो ये क्या है, रेप्लिका बनाना इजी। सो इट इज इजी टू मेक रेप्लिकास एंड इट इज इजियर टू गिव टू एवरीवन। ये उस यूनिट की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सब इसे बना सके। तीसरी चीज, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। हमने जो मांस का एक टुकड़ा 1 kg बोला, उसको हमने 6 महीने बाद देखा वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हमने किसी को बोला कि ये 1000 किलो गेहूं रखो, तौल के उसको 1000 के बराबर गेहूं दे दिया और बोले 6 महीने बाद उसको वापस कर दो। 6 महीने बाद हम उसको लेने गए और बोले भैया हमारा 1000 किलो वापस कर दो। अब जो हम 1 किलो लेके गए वो 1 किलो थोड़ा सा बड़ा था। कैसे बड़ा हो गया? पहले तो 1 किलो लोहा था, हमने उसको बरसात में ऐसे खुला रखा, उसपे रस्टिंग हो गई, रस्ट लगने से उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। अब जब उस गेहूं को हमने वापस तोला तो देखा 990 टाइम्स तोला और वो गेहूं खत्म हो गया। तो हमने उसको बोला कि तुमने 10 किलो गेहूं हमारा ले लिया। कितना दिया था शुरू में? 1000, वापस कितना किया? 990। सो देयर इज ए कंफ्यूजन, देयर इज अ डाउट। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि पहले जो हमारा 1 किलो था और अभी जो 1 किलो है, उस 1 साल में 1 किलो के स्टैंडर्ड में डिफरेंस आ गया। इस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा और हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। तो यूनिट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? विद द टाइम इट शुड नॉट चेंज। अगर यूनिट टाइम के साथ चेंज हो गया तो फिर हम लोग आपस में बिजनेस नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपस में डील नहीं कर सकते। तो हमने आपको जैसे बोला कि अभी आप जाओ और 240 सेकंड के बाद आना, या 240 सेकंड के बाद ये स्विच को दबाना, लाइट चलेगी। ठीक है, आपने अपनी घड़ी से देखा 240 सेकंड हुए, स्विच दबाया, लाइट नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि हमारी घड़ी के अनुसार 240 सेकंड छोटे थे, आपकी घड़ी के अनुसार 240 सेकंड बड़े। अलग अलग यूनिट हो गए, अलग अलग स्टैंडर्ड हो गए। तो यूनिट के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और जो स्टैंडर्ड आज मेंटेन करना वही स्टैंडर्ड आगे भी रहना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, राइट? तो अगर आज से 10 साल पहले किसी चीज का मास 10 kg है तो आज भी 10 kg ही होना चाहिए, अगर हम उसी यूनिट से तोलते हैं। अगर हमारा यूनिट छोटा बड़ा हो गया तो मास भी चेंज। सो दिस इज थर्ड should not change with time. Should not change with time. ये आ गया। ओके, चौथा, it should not change with changing physical conditions. Changing physical condition क्या है? जैसे
सर्दियों में हमने कपड़ा लिया और उसको हमने लिया 10 मीटर। गर्मियों में हम उसके पास गए कि भाई पिछली बार हम आपकी दुकान में आए थे और 10 मीटर कपड़ा लिया था, घर ले जाके देखा ये 10 मीटर नहीं था, 9.8 मीटर था। आपने कपड़ा कम लिया, उसने बोला फिर नाप के दिखाइए, हमने उसको मेजरमेंट करके दिखाया, 9.8 मीटर था। सर्दियों में मेजरमेंट 10 था, 10 मीटर। गर्मियों में मेजरमेंट 9.8 हो गया। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जिस चीज से हम मेजर कर रहे थे वो सर्दियों में इतनी थी, गर्मियों में इतनी हो गई। फैल के अगर वो फैल के लंबी हो गई तो 9.8 टाइम्स में ही वो क्लॉथ कंप्लीट हो गया। पहले कितनी बार में होता था? 10 बार में, और अब ये लंबा हो गया तो 9.8 टाइम्स में ही कंप्लीट हो गया। अब कपड़े की लेंथ चेंज नहीं हुई, पर हमको क्या कंफ्यूजन हो गया कि लेंथ चेंज हो गया, और ऐसे में तो हमारी ट्रेडिंग नहीं चलेगी, कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, या तो उसको नुकसान होगा या हमको नुकसान होगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू डील। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारा मेजरमेंट टेम्परेचर से चेंज हो गया। वैसे ही प्रेशर से चेंज नहीं होना चाहिए और दूसरे फिजिकल कंडीशन से चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने किसी को बोला कि ये दिया, ये 1 मीटर है और मेरे को 10 मीटर कपड़ा चाहिए, उसने कपड़ा सामने रख दिया और बोला नाप लो 10 मीटर। हमने ऐसा किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार नापा, काटा और उसको दे दिया। वो घर ले जाके उसने इससे नापा और देखा ये तो 9 ही। तो हमने मेजरमेंट में क्या गड़बड़ कर दी? दिस मेजरमेंट हैज चेंज्ड अंडर प्रेशर। तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर से, टेम्परेचर से, ड्यूरिंग लेंथ ऑफ टाइम कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट, शुड नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। should not change under physical changes. What is this? Properties of a good unit. तो ये नोट कर लीजिए और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, What should be the properties of a good unit? ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब चीजों के फैसले कौन करता है, कि इस यूनिट का क्या नाम रखना है, कितनी बड़ी होगी तो हम उसको 1 यूनिट मानेंगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट मिलकर एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी ये सब फैसले करती है कि यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, मेजरमेंट कितना होना चाहिए, और इसको हम लोग कहेंगे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। दिस इज who decides. So this is General Conference on weights and measures. इनका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ओके, वहां पर इनकी मीटिंग्स होती हैं और वहां ये डिसाइड करते हैं कि यूनिट्स को हमने कैसा कैसा करना है। ये पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव साइंटिस्ट वहां जाते हैं और वहां पर बैठ के सब आपस में मिलकर यूनिट्स का फैसला करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स।
मेजरमेंट, सिस्टर ऑफ मेजरमेंट की बात कहाँ से उठी? ऐसा था दुनिया के शुरू से हम ऑब्जेक्ट्स को नापते रहे हैं और अलग अलग देशों में हम रहते थे, एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता, तो सब ने अपने अपने तरीके से यूनिट्स बना लिए, अपने अपने कन्वीनियंट से यूनिट बना लिए। जैसे इंग्लैंड में जो लोग रहते थे उन्होंने लेंथ का एक यूनिट बनाया 1 फुट। एक पैर जितना लंबा होता है वो उन्होंने 1 फुट यूनिट बनाया, अप्रॉक्सीमेटली कुछ होगा, उनका मेजरमेंट करने का तरीका होगा। और उन्होंने बनाया 3 फुट होंगे तो 1 यार्ड हो जाएगा। इसी तरह से एक फरलॉन्ग बना, फरलॉन्ग बहुत पुराना यूनिट उनका हुआ करता था। उनके खेत जोतने के लिए एक घोड़ा एक बार में जितनी दूर दौड़ के जाता था उसको 1 फरलॉन्ग बोलते थे। इस तरह से अलग अलग यूनिट उन्होंने बनाए और वो आपस में उस यूनिट को समझते थे। अलग अलग देशों में, फ्रांस में जो लोग रहते थे उन्होंने अपना यूनिट अलग बनाया, उसको 1 मीटर कहते थे। हमारे इंडिया में बहुत अलग तरह के यूनिट चला करते थे। गांव में जहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, सबको कपड़ा खरीदना है, उनको भी लेंथ का मेजरमेंट चाहिए, तो वो इसको एक हाथ को एक मेजरमेंट मानते थे। तो उसमें उनका रहता था कि कितने हाथ नापने से एक धोती की लंबाई हो जाती है, एक कपड़े की लंबाई हो जाती है। तो हमारे लिए मेजरमेंट का यूनिट क्या था? हाथ। इसी तरह से एरिया के मेजरमेंट अलग अलग हुआ करते थे, मास के मेजरमेंट होते थे। इंग्लिश लोग सेल को एक मेजरमेंट मानते थे, पाउंड को एक मेजरमेंट मानते थे, स्टोन को एक मेजरमेंट मानते थे। ब्रिटिशर्स का ये मेजरमेंट था तो फ्रेंच लोगों का अलग मेजरमेंट था। और इस तरह से हर देश के लोग, हर कम्युनिटी के लोग अपने अपने नाम रख दिया करते थे यूनिट से। ये काफी दिनों तक चला जब तक अपनी कम्युनिटी में थे। बाद में कम्युनिटीज का आपस में मिलना शुरू हो गया। जब आपस में मिलना शुरू हो गया, एक दूसरे से ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, एक दूसरे से ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो ये यूनिट्स का हमको प्रॉब्लम होने लगा। ओके, तो उस समय फिर क्या हुआ कि अगर एक एरोप्लेन ने इंग्लैंड से जाना है और फ्रांस पहुंचना है, तो इंग्लैंड से वो चलता है और इंग्लैंड से उसको मैसेज मिलता है कि तुमको कोई मान लीजिए लेंथ का एक यूनिट मिला कि तुम्हारी हाइट, एरोप्लेन की हाइट को 4000 या सॉरी एरोप्लेन की हाइट को 2.5 माइल्स पर रखो, 2.5 माइल्स पर। फ्रांस को उन्होंने मैसेज दे दिया कि एक एरोप्लेन आ रहा है, उसका हाइट का लेवल 2.5 माइल्स है, उस पर किसी दूसरे एरोप्लेन को मत भेजना ताकि वो टकराए ना। नियम है, ठीक है। अब उसको बोला गया फ्रेंच ऑपरेटर को कि 2.5 माइल्स पर एरोप्लेन आ रहा है और कोई दूसरा एरोप्लेन इस लेवल पर नहीं होना चाहिए। तो उसको नहीं समझ में आया क्योंकि वो माइल्स नहीं जानता। वो अपने एरोप्लेन को क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि 2.5 किलोमीटर हाइट पर मत जाना। अब 2.5 माइल इतना होता है, 2.5 किलोमीटर इतना होता है, तो इसको बोला 2.5 किलोमीटर पे मत जाना। ये 4 किलोमीटर पे चला गया जो कि 2.5 माइल के बराबर, दोनों टकरा जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड वाले क्या यूनिट यूज कर रहे हैं हाइट की? माइल। और फ्रांस वाले क्या यूज कर रहे हैं? किलोमीटर। एक प्रॉब्लम हो गई। इसी तरह के प्रॉब्लम उनकी लैंग्वेज में भी हुआ करते थे। जैसे इंग्लैंड से एरोप्लेन उड़ा और उन्होंने कहा इसकी स्पीड है 200 माइल्स पर आवर, तो फ्रांस वालों को नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला बताइए कितने किलोमीटर पर आवर। तो ये रोज के प्रॉब्लम होते थे, सिर्फ इसी में ही नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम होते थे। अगर हम तेल खरीदने जाते हैं अरब कंट्रीज में, उनको बोलते थे तेल का क्या भाव है, तो वो हमसे कहते हैं $60 पर बैरल।
तो हमको नहीं समझ में आया कि $60 पर बैरल महंगा है कि सस्ता है, क्योंकि हम बैरल को नहीं जानते। हम उनको बोलते हैं भाई लीटर में बताइए, 5 रुपए लीटर है कि 50 रुपए लीटर है, तो वो बोलते लीटर क्या होता है हम नहीं जानते, तो हम लोग आपस में ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यूनिट्स अलग अलग। इस तरह से जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन शुरू हुआ, आना जाना शुरू हुआ, तो इस चीज की जरूरत पड़ी कि हमारे सबके यूनिट्स एक जैसे हों, जिसको हम लोग समझें। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ी। जब तक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट नहीं आए थे, तो इस दुनिया में सबसे पॉपुलर यूनिट्स कौन से थे? तो साइंटिस्ट जहां के ज्यादा डेवलप थे, जहां पर ज्यादा रिसर्च हुआ करती थी, वहां के यूनिट्स प्रोमिनेंट यूनिट थे, क्योंकि उसी में वो अपनी बातें कहते थे और सब लोग समझते थे। तो ऐसे जो सिस्टम चले, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे, तो मेनली 3 तरह के सिस्टम हुआ करते हैं। ओके, ये जो 3 सिस्टम चले, ये तीनों सिस्टम को जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी मास, लेंथ और टाइम, या लेंथ, मास और टाइम। ब्रिटिशर्स लेंथ को नापते थे फुट में, मास को नापते थे पाउंड में, और टाइम को नापते थे छोटी यूनिट सेकेंड में। ब्रिटिशर्स साइंटिस्ट ये वाले यूनिट्स में लेंथ, मास और टाइम को नापते थे, और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में साइंस बहुत डेवलप थी। इसी लैंग्वेज को लेकर, इसी यूनिट्स को लेकर वो बुक्स लिखते थे, इसी यूनिट्स को लेकर डिफरेंट यूनिट्स बनाते थे, तो पूरा नॉलेज इन यूनिट्स में था। तो दीज बिकम वेरी पॉपुलर यूनिट एंड दीज आर नोन एज ब्रिटिश यूनिट्स, ब्रिटिश सिस्टम। So in British system, the length, mass and time are foot, pound, second. इनके फर्स्ट लेटर हमने ले लिए, and this system is known as FPS system. Foot, pound, second. FPS system और British system. Second system हमारा है, this is one. Okay. The second system is French system. ये जो फ्रेंच सिस्टम है, इसको गॉसियन सिस्टम भी कहेंगे। गॉसियन सिस्टम, इसमें लेंथ को, लेंथ की यूनिट मानी गई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मास की यूनिट मानी ग्राम, और टाइम की यूनिट मानी गई सेकेंड। So this is CGS system, CGS. It is French system और Gaussian system, CGS। जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते थे, बाद में एक्सपेरिमेंट करते करते हमको बड़ी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। सेंटीमीटर एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है, और उससे जब हम लेंथ नापने जाते थे, इस कमरे की लेंथ अगर हम सेंटीमीटर में नापना चाहेंगे तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, 500 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ से कहेंगे कि यहाँ से बिलासपुर कितनी दूर है, उसको सेंटीमीटर में बताने में हमको लाखों करोड़ों सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो सेंटीमीटर वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल यूनिट। या कुछ पर्पस के लिए वो ठीक था, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उनको हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। लेकिन जब डिस्टेंसेस बड़े बड़े होने लगे, हमारे मेजरमेंट बड़े बड़े होने लगे, तो सेंटीमीटर एक बहुत छोटा यूनिट होता।
और उसमें क्वांटिटी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने ये सिस्टम को चेंज किया और एक दूसरा सिस्टम निकाला विच इज नोन एज MKS सिस्टम। MKS, इसमें लेंथ को हमने लिया मीटर, मास को लिया किलोग्राम और सेकंड को ले लिया सेकंड। तो ये क्या हुआ? MKS। दिस इज MKS सिस्टम। सो MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। तो टाइम का यूनिट सेकंड सब में एक्सेप्टेबल था, तो दैट रिमेन्ड एज इट इज, और बाकी के यूनिट हम लोगों के चेंज होते चले गए, 22 चेंज हुए। लेकिन ये MKS सिस्टम काफी दिन तक रहा, चला, अभी भी चलता है। बाद में ये हुआ कि जो बेसिक क्वांटिटीज हमने मानी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने मानी थी। अब जैसे जैसे साइंस में हमारा नॉलेज बढ़ता गया, हमको अलग अलग क्वांटिटीज मिलने लगी। अलग अलग क्वांटिटीज मिलने लगी किस तरह से? वो इस तरह से क्वांटिटीज मिलने लगी कि हमने देखा कि एक बल्ब चमक रहा है, दूसरा बल्ब भी चमकता है पर उससे कम चमकता है। तो हम एक यूनिट बनाना चाहते हैं जिससे हम अपने कस्टमर को बता सकें कि ये वाला ज्यादा जलने वाला, ज्यादा चमक वाला बल्ब है, ये कम वाला है, ये सस्ता है, ये महंगा है। तो चमक के लिए हमको एक क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी चमक हो गई, ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस इज ए क्वांटिटी, पर उसके लिए हमको एक यूनिट चाहिए। इसका ल्यूमिनेंस कितना है, इसका ल्यूमिनेंस कितना है, तो व्हाट इज ल्यूमिनेंस? क्वांटिटी। ओके, उसका यूनिट। तो मैं बताना चाहता हूं कस्टमर को कि ये 10 है तो ये 8 है, लेकिन कंपेयर किससे करें? तो हमको उसका एक यूनिट बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मास से हम नहीं बता सकते, लेंथ से नहीं बता सकते, टाइम से भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब हमको एक ऐसी यूनिट बनानी पड़ेगी जो इन तीनों से हटके कुछ और होगी, जो चमक को बताएगी। तो हमने उसके लिए यूनिट बनाई, हम लोग इसको पढ़ेंगे। वो यूनिट हमने बनाई कैंडल। कैंडल सबके घर में होती है, तो हमने बताया कि 10 कैंडल को इकट्ठा जलाओगे, जितनी चमक आएगी वो चमक इस बल्ब में है। 6 कैंडल को जलाओगे, जितनी चमक आएगी वो चमक इस बल्ब में है। सो दिस इज 10 कैंडेला, दिस इज 6 कैंडेला। तो कस्टमर को समझ में आ गया और हमने एक नई यूनिट क्या बना ली? कैंडेला, जो कि बल्ब की चमक को बताती है, किसी भी चीज की चमक को बताती है। अब अगर ऐसा हम कहेंगे तो हमने ये कहा कि चंद्रमा से जो लाइट आती है, चंद्रमा की जो चमक है वो 30 कैंडेला है, ठीक है। सन से जो चमक आती है वो 1 लाख कैंडेला है। ये भी समझ में आता है। तो कैंडेला क्या बन गया? एक यूनिट बन गया, और ल्यूमिनिसेंस एक अलग तरह की क्वांटिटी बन गई। वो हमने एक डिफरेंट क्वांटिटी बनाई। क्यों? क्योंकि चमक को, ल्यूमिनिसेंस को हम ना तो मास में एक्सप्रेस कर पा रहे थे, ना हम उसको टाइम में एक्सप्रेस कर पा रहे थे, और ना लेंथ में एक्सप्रेस कर पा रहे थे। तो हमने कुछ ऐसी क्वांटिटीज देखी जो पुरानी क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती थी। जैसे हमने कौन कौन सी क्वांटिटीज बनाई हुई थी? आंसर है मास, लेंथ और टाइम। अब हमने बर्फ को हाथ लगाया, बर्फ का भरा हुआ बर्तन है उसको हाथ लगाया, और उबलते हुए पानी का बर्तन है उसको हाथ लगाया। एक जैसा दोनों बर्तन हैं, दोनों का मास 1 किलो है, दोनों की लंबाई बराबर है। किस चीज का डिफरेंस है? हाथ लगाते हैं तो हमको पता चलता है किस चीज का डिफरेंस है। वो कोई अलग ही क्वांटिटी है, वो मास नहीं है, वो लेंथ नहीं है, वो टाइम नहीं। तो अगर हम उसको मास, लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? हमने कहा कि हम उसका नया नाम रखेंगे,
और उसका हमने नाम रखा, उसका नाम रखा टेम्परेचर। एक जो बर्फ वाला बर्तन है उसका टेम्परेचर कैसा है, लो, और जो स्टीम वाला टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कैसा है, हाई। तो क्वांटिटी का क्या नाम बना, टेम्परेचर, और उसको हम मास लेंथ टाइम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ये नई क्वांटिटी बना दी, ये एक और क्वांटिटी बन गई। तो हमारे पास इस तरह से क्वांटिटीज बढ़ते चली गई। फिर जब हमने टेम्परेचर बनाया तो उस टेम्परेचर का हमने यूनिट भी बनाया, सेल्सियस उसका यूनिट बना, बाद में केल्विन उसका यूनिट बना, फ़ारेनहीट उसका यूनिट बना, नापने के तरीके बने। उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे यूनिट हमने उसके मेजर किए। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ 3 क्वांटिटी से हमारी दुनिया नहीं चलती, हमको और क्वांटिटीज बनानी पड़ी। टेम्परेचर एक क्वांटिटी बनानी पड़ी, ओके। उसके बाद हमको चमक के लिए ल्यूमिनेसेंस एक क्वांटिटी बनानी पड़ी। इस तरह से हमको और क्वांटिटीज भी बनानी पड़ गई और बनाते चले गए जैसा जैसा जरूरत पड़ती। लेकिन जितनी क्वांटिटीज हम बनाएंगे, किसी चीज की स्पीड कितनी है, किसी चीज का वॉल्यूम कितना है, इसकी क्वांटिटीज हम बनाते चले जाते हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटीज होती हैं कि हम खुद ही याद नहीं रख पाते। तो हमने क्या किया, हम ये कोशिश करते हैं, जो चीज हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी वो ये थी कि यूनिफिकेशन, यानी कम से कम क्वांटिटीज होनी चाहिए, हर चीज को एक ही क्वांटिटी से एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे हमने एक क्वांटिटी बनाई सरफेस का एरिया। एरिया हम कैसे मेजर करते हैं, तो फॉर्मूला हमने बनाया। हमने पहले ये सोचा कि लेंथ एक यूनिट है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया भी हम नापते हैं तो एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों एक एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर दोनों एक एक फिजिकल क्वांटिटी हैं तो दोनों में किस चीज का डिफरेंस है। तो हमने ये कहा कि देखो, जब हम एरिया नापते हैं या एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कैलकुलेट करने का हमारा मेथड क्या है, मल्टीप्लाई दिस लेंथ विथ दिस लेंथ। तो एरिया में हमने कौन सी क्वांटिटी यूज की, लेंथ एंड लेंथ, और लेंथ पहले से हमारी क्वांटिटी बनी हुई है। तो हमने ये कहा कि एरिया को आप अलग से क्वांटिटी मत मानिए, क्यों, लेंथ इंटू लेंथ भी क्या होता है, एरिया। इसलिए हम ये मानेंगे कि एरिया लेंथ इंटू लेंथ है, उसके लिए अलग क्वांटिटी मानने की जरूरत नहीं। तो हमारी एक बचत हो गई, हमको नई क्वांटिटी नहीं माननी पड़ी, नई यूनिट नहीं माननी पड़ी। वैसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है, लेंथ है, लेंथ की पावर 3 है। तो हमको उसके लिए अलग से यूनिट नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए अलग नाम रख लिया, लेकिन बेसिकली वॉल्यूम किससे बनता है, तो वॉल्यूम लेंथ से बनता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक, फिर अपने कन्वीनियंट के लिए हमने उसको और नाम रख लिया, उसको हम प्रैक्टिकल यूनिट कहा करेंगे। इस तरह से हमने देखा किसी कार की स्पीड कम है, किसी कार की स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड एक क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड को हम दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक गाड़ी जितनी लेंथ ट्रेवल करेगी उसको उसकी स्पीड कहते हैं। फिर से, अगर एक गाड़ी ने लेंथ जितनी ट्रेवल की उससे टाइम को डिवाइड कर दो, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, हमें क्या मिलेगा, स्पीड। तो स्पीड बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ एंड टाइम। तो हमको लेंथ और टाइम से स्पीड का पता चलता है। इसमें भी हमको नई क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, लेंथ और टाइम से स्पीड बन जाती है। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। पहली वो क्वांटिटी
जिसको दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, टेम्परेचर है, इसको हम मास में, लेंथ में, टाइम में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसलिए हमको अलग से उसको एक क्वांटिटी माननी पड़ती है, और ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी देखिए एरिया। एरिया को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ हमारे पहले से एक बेसिक क्वांटिटी है। तो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो बेसिक क्वांटिटी को मिला कर बनाई जा सकती है। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दो बेसिक क्वांटिटी लेंथ और टाइम को यूज करके हम स्पीड बना सकते हैं। तो दो तरह की क्वांटिटीज हो गई। एक वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको अलग रखना पड़ेगा। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो दो क्वांटिटीज को, तीन क्वांटिटीज को, 10 क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई जा सकती है, लेकिन हम उसका एक नाम रखते हैं, क्वांटिटी बनाते हैं। लेकिन उन क्वांटिटी के लिए हमने एक सेक्शन बनाया, एक कैटेगरी बनाई, और उनको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस तरह से हमने क्वांटिटीज के दो पार्टीशन कर दिए। वन इज बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज एंड सेकंड डिराइव्ड। The quantities which cannot be expressed in terms of other basic quantities, in terms of other basic quantities, ये होती है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, जिसको किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? These can be expressed in terms of other basic quantities. These are having examples: length, mass, time, temperature, so and so. These are अभी हमने देखा एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, etc. So these are derived quantities. So there are two types of quantities: fundamental quantities and derived quantities. अब fundamental quantities कौन कौन सी होती हैं, वो हमने सब क्वांटिटीज को चेक करके देखा, और ये देखा कि 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको मिली। बाद में 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज और मिली। तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने लिस्ट कर लिया, और हर क्वांटिटी का एक एक यूनिट हमने फिक्स किया। Fundamental quantities and units.
तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, इसको हम शुरू करते हैं एंड दिस विल बी ओके। फर्स्ट quantity is length. लेंथ का यूनिट हमने माना, ओके सॉरी मैं एक चीज भूल गया, ये जो हमने 3 सिस्टम माने थे कौन कौन से, ब्रिटिश, दूसरा फ्रेंच सीजीएस सिस्टम और तीसरा एमकेएस सिस्टम। इसके बाद हमें एक चीज पढ़नी चाहिए थी एंड दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, जिसकी हम लोगों ने बात की थी कि एक इंटरनेशनल सिस्टम की उनको जरूरत है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। इसे हम कहेंगे एसआई सिस्टम। ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम का इंटरनेशनल है एसआई। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसको दुनिया के सब देश माने और इसी में आपस में डील करें। यह सिस्टम बेसिकली एमकेएस सिस्टम से ही बनाया गया है। ओके, अब ये एमकेएस सिस्टम क्यों बनाया गया, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण इसको बनाया गया, कब बनाया गया? तो आंसर है 1971 से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। ओके, एसआई सिस्टम में हमने जो बहुत से पुराने प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम को दूर किया। नंबर 1, एसआई सिस्टम हैज गॉट मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट विल कवर ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड इन द साइंस। तब तक क्या होता था, तब तक हमारे पास होता था एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम 3 यूनिट होते थे, मास, लेंथ और टाइम। वही सीजीएस में, वही एमकेएस में। लेकिन जब हमने एसआई सिस्टम बनाया तो एसआई सिस्टम में हमने 7 यूनिट बनाए। क्यों? तब तक हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका था कि दूसरे क्वांटिटीज भी ऐसी आ गई थी जिनको मास, लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, और इसके लिए हमको और क्वांटिटीज की जरूरत थी। तो इसमें देयर वेयर एडवांटेज तो इसका एक एडवांटेज था, इट हैज मोर फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा, इट इज ए metric system. It is a metric system. metric system क्या होता है? जहां हम एक यूनिट से अगली यूनिट तक जा सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर हमको ग्राम से सेंटीग्राम बनाना है या ग्राम से डेसीग्राम बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ग्राम में 10 डेसीग्राम, एक डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, एक सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। इस तरह से कौन सा टेबल चलता है? 10 का टेबल चलता है और हमको अलग अलग क्वांटिटी याद नहीं करनी पड़ती।
मीटर में आपने देखा है मिलीमीटर 10 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर 10 से मल्टीप्लाई करो, डेसीमीटर 10 से मल्टीप्लाई करो, मीटर 10 से मल्टीप्लाई करो, डेकामीटर। ऐसा 10 10 10 का टेबल चलते जाता है। जबकि एफपीएस सिस्टम में क्या था? एफपीएस सिस्टम में 12 इंच का 1 फुट होता था, 12 इंचेस मेक्स 1 फुट, 3 फीट मेक्स 1 यार्ड एंड 660 yards make 1 furlong, 8 furlong makes 1 mile। इस तरह से अलग अलग नंबर भी हमको याद करने पड़ते हैं कि कितने से कितना बनता है। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, टायरसम एंड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो ऐसा ही सिस्टम में वो हमने हटा दिया और इसको क्या बना दिया? मेट्रिक सिस्टम। उसके बाद एसआई सिस्टम में हमने दो प्रॉपर्टीज और बनाई which are very important properties. One is this is a rationalized system. This system is rational system and the other property is it is coherent system. ये दो प्रॉपर्टीज एसआई सिस्टम की मेन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, व्हाट इज ए रैशनलाइज्ड प्रॉपर्टी? द एसआई सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? रैशनल मीन्स तर्कसंगत। जैसे इसमें क्या होगा कि एक तरह की क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक तरह का यूनिट बनाया जाएगा। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? आंसर है नो। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। अब एनर्जी के लिए जब वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में होती थी तो हम उसके लिए यूनिट बनाते थे कैलोरी। हीट एनर्जी का यूनिट क्या था? कैलोरी। और जब वो एनर्जी काम के लिए वर्क करते हैं, वर्क करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसके लिए हमने यूनिट बनाया जूल। जब वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में खर्च होती है तो हम उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। लेकिन तीनों चीजें क्या है? एनर्जी। अगर तीनों चीजें एनर्जी हैं, सिर्फ उसका रूप अलग अलग है, उसका फॉर्मेट अलग अलग है, तो उसके लिए तीन अलग अलग नाम रखने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। हमको तीन नाम याद करने पड़ते एक की बजाय और तीनों की डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, तीनों का एक दूसरे में कन्वर्शन याद करना पड़ता है। तो रैशनल सिस्टम या तर्कसंगत सिस्टम क्या होगा कि तीनों तरह की, हर तरह की अगर एनर्जी है तो उसका एक ही यूनिट होना चाहिए, भले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, भले वो हीट एनर्जी हो, भले वो मैकेनिकल एनर्जी हो। ये जो प्रिंसिपल है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक नाम, भले वो किसी भी चैप्टर में आए। ये क्या सिस्टम हुआ? तर्कसंगत सिस्टम, रैशनलाइज्ड सिस्टम। दिस इज rational system. So SI system is a rational system. Why SI system is called a rational system? We will write it. One type of quantity with different reference will have one type of unit. Will have one unit. Okay, this is rationalization. One type of quantity with different references will have one unit. Like energy has unit joule. In SI system, while
It is calorie, joule and kilowatt hour in differences terms. तो SI सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक ही नाम देते हैं एक क्वांटिटी को, अलग अलग यूनिट उसके लिए यूज नहीं करते। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, रैशनलाइजेशन, रैशनल, तर्कसंगत। सो SI सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। देन कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए कोहेरेंट सिस्टम हमने आगे जाके जब डिराइव्ड यूनिट बनानी है तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डिविजन यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज ए फोर्स, आंसर, इफ 1 kg mass is given acceleration of 1 meter per 1 second square, then the force is called 1 Newton। अब आप इसमें देखिए, हर क्वांटिटी के साथ, हर यूनिट के साथ मैंने क्या लगाया, 1। अगर इस 1 को मैं बदल दूं, जैसे 1 unit force is equal to that force which is required to push a 3 kilogram mass which will give an acceleration of 2 meter per second square। तो आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, 5 भी याद करना पड़ेगा, 3 भी याद करना पड़ेगा, 2 भी याद करना पड़ेगा, इतनी सारी क्वांटिटीज एक डेफिनेशन में, और ऐसी हजारों डेफिनेशन। तो हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है? तो हमने अपना सिस्टम कैसा बनाया, ऐसा ही सिस्टम कि हम हर चीज का डेफिनेशन बनाएंगे, 1 1 1 करके ही बनाएंगे। जैसे फोर्स का, वर्क का यूनिट क्या रखना है, हमने फैसला किया वर्क का यूनिट 1 जूल रखना है, तो 1 जूल को डिफाइन करिए। व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स एंड मेक ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, 1 Newton force make a displacement of 1 meter, we have done the work equal to 1 joule। तो आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ा, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, और क्वांटिटीज कितनी, 1 1 1। तो हमको क्वांटिटीज का पूरा हमने चक्कर काट दिया। हर समय जब भी हम डेफिनेशन बनाएंगे क्वांटिटीज क्या होंगी, 1 1 1। ठीक है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस व्हिच हैज गॉट 1 स्क्वायर एरिया, 1 यूनिट एरिया, दैट फोर्स विल बी नोन एज प्रेशर, 1। तो इस तरह से हम हर चीज में 1 रखेंगे और उससे 1 यूनिट बनाएंगे। देयर आर नो नंबर्स इन्वॉल्व, और ये बड़ा सिंपल हो गया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, कोहेरेंट, एक साथ चलना। सो ये कोहेरेंट सिस्टम को हम इसको भी नोट कर देते हैं। द डिराइव्ड यूनिट्स आर मेड बाय combination of different units in unit number, and no multiples of it। Example, 1 Newton is equal to 1 kg with acceleration 1 meter 1 second square। ये इसका एग्जाम्पल।
हर चीज कैसी है 1 1 1. So this is the example of which property coherent system. So हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ, what are the properties of SI system for which it is supposed to be the best system of all the systems of unit. Then what we will say, it has all the fundamental quantities in it. Number 2, it's a metric system. Number 3, it is a rationalized system, it is a rational system. And number 4, it is a coherent system. कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, कभी इस तरह से पूछा जाता है, explain that SI system is a rational and a coherent system. क्योंकि मीट्रिक और 7 यूनिट रखना ये तो बड़ा सिंपल है, सब जानते हैं. जो चीज हम नहीं जानते हैं वो क्या है, रैशनल एंड कोहेरेंट. इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन आपको जरूर याद करनी है. इस तरह से जो पूछा जाता है व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर कोहेरेंट सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारा एसआई सिस्टम बना. इस एसआई सिस्टम में हमने फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो ली वो कितनी थी, जितनी हमको साइंस में मिली. तो 71 में जब बैठकर इसकी यूनिट्स बनाई गई तो उस समय तक जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स थी उनको हमने नोट डाउन कर लिया और उनको डिफाइन किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. ओके, हम सिर्फ इसको लिस्ट आउट कर लेंगे, डिटेल इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स देखिए. नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, number 5 temperature, that is thermodynamic temperature. Number 6 is amount of substance. And number 7, this is luminous intensity, चमक जिसकी हम बात कर रहे थे, luminous intensity. अब इनको नापने के लिए ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटीज हैं, यानी प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज. ओके, इसको नापने के लिए हमने यूनिट बनाए तो उसको हम यहां लिख लेते हैं यूनिट्स. लेंथ का यूनिट, लेकिन ये यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, क्योंकि हम इसी में ही आगे पढ़ाई करेंगे. दिस इज किलोग्राम, मास, सॉरी, kilogram is for the mass. This is meter. Mass, kilogram, time, second, electric current, ampere, thermodynamic temperature, Kelvin, amount of substance, mole, and luminous intensity, candela. कैंडेला, ये इसके 7 यूनिट हो गए. लेकिन जब हम इन यूनिट
यूनिट्स को लिखते हैं तो इतने लंबे लंबे नाम नहीं लिखना चाहते, हम इसके सिंबल में ही इसको लिख देते हैं। तो इसके सिंबल भी हम नोट करते हैं। सिंबल मीटर के लिए एम, सिंबल मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड एस, एम्पियर, कैपिटल ए केल्विन, कैपिटल के मोल, MOL मोल, and for candela we will write CD. Okay, there is an importance of capital and small letters. थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये जो हमने SI यूनिट्स लिखे हैं सब यूनिट स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, किसी में भी कैपिटल नहीं लेना, ठीक है। ऑल आर टू बी रिटन इन स्मॉल हमेशा। तो हम लोग इंग्लिश की ग्रामर के रूल फिजिक्स में फॉलो नहीं करना चाहते। अदरवाइज फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसमें एक इंग्लिश और लग जाएगा, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए हर चीज हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल, जैसे कंप्यूटर में करते हैं। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर ये कैपिटल आ गया, ये कैपिटल आ गया, तो हमको सिंबल्स की कमी रहती है। बहुत से सिंबल्स की हमको जरूरत है, लेकिन लेटर्स तो सिर्फ 26 ही होते हैं। ABCD 26 होते हैं, कितने होते हैं? ओके, तो हम फिर क्या करते हैं, 26 को यूज करते हैं, 26 उस पर कैपिटल यूज करते हैं। 52 फिर भी हमको कम पढ़ते हैं, तो हम फिर ग्रीक लेटर यूज करना शुरू करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है। ओके, यहां पर नियम देखिए, यहां पर हमारा नियम ये होता है कि जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, वो एक प्रॉपर्टी है, एक मेजरमेंट है। इसलिए मीटर का जो हमने सिंबल बनाया उसमें स्मॉल m आएगा, लेकिन एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उनको ऑनर देने के लिए इसके सिंबल में क्या लिखा, कैपिटल। समझ आया? इसी तरह से अब आप केल्विन में कैपिटल के यूज किया है, व्हाट डज दैट मीन? केल्विन वाज नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, इसलिए कैपिटल के। ठीक, बाकी सब में आप देखेंगे स्मॉल, राइट। लेकिन जब हम यूनिट शब्दों में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, ऑल स्मॉल, नो कैपिटल। तो ये सब हो गया। अब व्हाट इज 1 मीटर, हाउ मच इज 1 किलोग्राम, हाउ मच इज 1 सेकेंड, ये क्या डिसीजन किया साइंटिस्ट ने। नाउ दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो सी यू डे आफ्टर टुमारो।